फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए एनालिसिस 29 सितंबर का। 29 सितंबर की जो पहली खबर है हमारी, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड। प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद से उन्होंने एक डायरेक्ट संवाद जो पूरे देश के साथ जो है वो शुरू किया था, जिसको कहा जाता है मन की बात। मन की बात के अंदर में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो ऑल इंडिया रेडियो के तहत एक संबोधन देते हैं और उस संबोधन के अंदर में कुछ अपील होती हैं, कुछ बातें होती हैं। और यहां पर इस बार जो एक फेस्टिव सीजन आने वाला है, यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि वो अर्ज करते हैं कि 140 करोड़ जो भारतवासी हैं वो अब सेल्फ रिलायंट की तरफ बढ़े और बाय लोकल प्रोडक्ट्स करें। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्वदेशी 2.0 उनकी सरकार लाना चाहती है, अगर 140 करोड़ पॉपुलेशन अगर स्वदेशी चीजों को बाय करेंगे और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को ही बाय करने की वजह से जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी और हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बात कह चुके हैं कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कोई भी देश नहीं है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन ये है कि इंडिया की निर्भरता है अलग अलग देशों के ऊपर। अगर हम हमारे ही प्रोड्यूस किए हुए गुड्स को अगर हम बाय करने लगेंगे तो हम दूसरे देशों के ऊपर जो हम निर्भरता है उसको कम करते हैं। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि दिवाली का जो फेस्टिव सीजन आ रहा है, यहां पर हमें लोकल प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे और जो आर्टिशियंस हैं उनको यहां पर हम कंट्रीब्यूट करेंगे और उनको सैल्यूट करेंगे, किस तरह से वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से अब जो फेस्टिव सीजन है वो एक बजट का सीजन होने वाला है, यहां पर जिस तरह से जीएसटी 2.0 लेके आया गया है, जो लोग हैं उनको यहां पर अब फायदा भी होने वाला है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी है और गांधी जी कहते थे कि हमें खादी को यहां पर प्रमोट करना चाहिए। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि हमें खादी गुड्स जो हैं उनको यहां पर ज्यादा से ज्यादा परचेज करना चाहिए। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उन्होंने जो लेफ्टिनेंट कमांडर के दिलना और रूपा अग्निस्वामी है, इनसे भी बात की। यहां पर ये दोनों कौन, इन दोनों ने लगभग 238 दिन तक जो डबल हैंडेड सेलिंग वेसल है इसके अंदर में मूवमेंट की है। इन्होंने शुरुआत की थी 2 अक्टूबर 2024 को और उसके बाद 29 मई 2025 को इन्होंने अपनी यात्रा खत्म की थी। यहां पर आपको एक बात पता चलेगी कि ये डबल हैंडेड सेलिंग वेसल क्या है। ये एक ऐसा वेसल होता है जिसके अंदर में हम रोइंग नहीं करते हैं। यहां पर जो दोनों के दोनों जो नाविक हैं वो अपने हाथों से जो विंड की स्पीड आती है उसके हिसाब से चलते हैं। और यहां पर एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां पर लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा अग्निस्वामी जो है वो पहली महिला बनी है जिन्होंने लगभग 47,500 किलोमीटर की जो यात्रा है यहां पर की। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने कहा कि जो छठ पूजा जो बिहार के अंदर में मनाई जाती है, उनकी सरकार जो है वो चाहती है कि यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट के अंदर में इसको इंक्लूड किया जाए। यूनेस्को जो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और यूनेस्को की हेरिटेज साइट का अगर टैग छठ पूजा को मिलता है तो उसकी वजह से जो टूरिज्म है वो बिहार के अंदर में बढ़ेगा और जो छठ का जो पर्व है वो पूरे विश्व के सामने यहां पर आएगा। इसके साथ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने बताया कि जो आरएसएस है उसके 100 साल पूरे होने वाले हैं। और यहां पर उन्होंने कहा कि जो केबी हेडगेवार जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी लगभग 100 साल पहले 1925 में जब आरएसएस की स्थापना की गई थी, उस समय पर जो मेन मोटो ये था कि जो इंटेलेक्चुअल स्लेवरी है उससे भारतवासियों को बाहर निकालना। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम ब्रिटिशर्स के शासन में थे और जिस तरह से इंडियंस जो है वो अपनी हेरिटेज को, अपनी रूट्स को भूल चुके थे, तो यहां पर उनके जो दिमाग है और उनकी इंटेलेक्चुअल जो है उस स्लेवरी से बाहर निकालकर उन्हें बताना था कि वो आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। उनके पास इतना कॉन्फिडेंस है और इतनी बड़ी विरासत है, उनके पास हेरिटेज है कि वो अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और आरएसएस जिस तरह से यहां पर 100 साल से काम करता आया है, यहां पर हमें इस बात से
प्रेरणा लेनी चाहिए और ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि जो देशवासी हैं वो आरएसएस की तरह ही इंटेलेक्चुअल स्लेवरी से अपने आप को बाहर निकाले और देश इसी तरह से प्रगति करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो तमिलनाडु से आई, जहां पर कल मैंने आपको बताया था कि जो टीवी के पार्टी, जो तलपति विजय की पार्टी है, उसका कसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में यहां पर मीटिंग थी और मीटिंग के अंदर में स्टैम्पेड भगदड़ मच गई थी, जिसके अंदर में कल 30 लोग मारे गए थे, लगभग 100 से ज्यादा इंजर्ड थे। अब जो डेथ टोल है वो बढ़कर 40 पहुंच चुका है और यहां पर अब जो जुडिशियल इंक्वायरी जो एमके स्टालिन ने अनाउंसमेंट की थी, अब वो भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो जुडिशियल इंक्वायरी बनाई है उसके अंदर में जस्टिस एना जेडसन जो है वो यहाँ पर अब इंक्वायरी कर रही है और ये बात सुनिश्चित कर रही है कि जो स्टैम्पेड हुआ, जिसके अंदर में लगभग 16 महिलाएं मारी गई हैं, 9 बच्चे मारे गए हैं और बाकी अडल्ट थे, जिस तरह से ये स्टैम्पेड हुए इसके लिए कौन जिम्मेवार है। इसके साथ साथ जो तलपति विजय है उन्होंने अब सीबीआई और एसआईटी कमेटी बनाने की बात की है और ये सुनिश्चित करने की बात की है कि यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी है और जो तलपति विजय की जो पार्टी है वो जिस तरह से यहाँ पर ग्राउंड ले रही है, यहाँ पर वो चाहते हैं कि प्रॉपर एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। यहाँ पर अब देखा गया कि एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और ओपोजिशन पार्टीज के सारे जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे और एक प्रॉपर टीम बनाई गई है, मेडिकल टीम, जो यहाँ पर सुनिश्चित कर रही है कि जो 111 लोग यहाँ पर इंजर्ड हैं और जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं यहाँ पर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट। वहीं पर जो तलपति विजय है उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है, जहां पर अब 20 लाख रुपए जो 20 लाख रुपए जो कंपनसेशन है वो हर एक डिजीज को और 2 लाख रुपए जो इंजर्ड है उनको यहाँ पर दिया जाएगा। अब एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है और एफआईआर के अंदर में जो तलपति विजय है उनके नाम पर यहाँ पर एफआईआर नहीं है, जो टीवीआर के जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ यहाँ पर अब इंक्वायरी हो रही है, एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और अब देखना यह होगा कि जो स्टैम्पेड की घटना घटी है यहाँ पर इसके लिए कौन जिम्मेवार है। कल भी मैंने आपको बताया था कि हमें यह बात सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि हमारी 140 करोड़ की जनता है और हमें सिविक सेंसेस जो है वो पूरे देश के अंदर में यहां पर सिखानी पड़ेगी। और जिस तरह से इसी साल के अंदर में 3 सबसे बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। स्टैम्पेड की शुरुआत महाकुंभ से हुई थी, उसके बाद बेंगलुरु के अंदर में आरसीबी का जो सेलिब्रेशन था वहां पर हुई। अब तमिलनाडु के अंदर में यहां पर हमें एक प्रॉपर कैंपेन चाहिए जहां पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट, यहां तक की जो 3rd टियर है पंचायती राज, यहां पर सुनिश्चित की जाए कि किसी भी तरह की भगदड़ टाइप सिचुएशन ना हो। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गी गौर से रिलेटेड। कल उन्होंने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग के अंदर में यहां पर अपने देश का पक्ष रखा और अपने देश के पक्ष रखने के साथ साथ उन्होंने यहां पर यह कहा कि दिल्ली और मॉस्को के जो टाइज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहां पर एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है इसके। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से यूएसए ने इंडिया के ऊपर 25% के टैरिफ इसलिए लगाए हैं क्योंकि रशियन ऑयल को परचेज किया जाता है, यहां पर उन्होंने इस बात की निंदा की और यहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया एक सॉवरेन नेशन है और इंडियंस जो हैं वो अपनी इंटरेस्ट को यहां पर ध्यान में रखना चाहते हैं। उनका इंटरेस्ट है कि वो रशियन ऑयल को परचेज करे और जिस तरह से यहां पर प्रेशर टैक्टिक्स यूएसए लगा रहा है ये टोटली गलत है। यहां पर उसके बाद एक आर्टिकल आया था जहां पर कल मैंने आपको बताया था कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग के अंदर में यहां पर अपना विचार रखा। अब उसके अंदर में जिस तरह से इंडिया ने जो ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद किया और जिस तरह से यूनाइटेड नेशन के अंदर में जो ग्रिड ब्लॉक हो गया है, जहां पर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर हैं, जो 10 मेंबर हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं और जिस तरह से अफ्रीका और ग्लोबल साउथ की आवाज नहीं उठाई जा रही है, यहां पर इंडिया की सराहना हो रही है। यहां पर एक पॉइंट और आ रहा है जहां पर जिस तरह से गाजा के अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जहां पर इजराइल और हमास की जंग चल रही है, यहां पर भी इंडिया का एक बहुत ही बैलेंस एक्ट है जहां पर हमारी सरकार ये बार बार ये कह चुकी है कि कोई भी जो जंग है वहां पर बातचीत होनी चाहिए और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो बार बार ये कह चुके हैं कि ये जो सेंचुरी है ये पीस की सेंचुरी है और हमें यहां पर बातचीत करनी चाहिए। इसके बाद
अब दो और डेवलपमेंट हुई है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में जो उनके कॉमर्स मिनिस्टर हैं, जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, हावर्ड लुटनिक, यहां पर कल उन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी। यहां पर उन्होंने कहा कि यूएसए को जरूरत है कि वो फिक्स करे नेशंस को, किनको, इंडिया, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, और यहां पर उन्होंने फिक्स करने की बात की। फिक्स किसको किया जाता है? कोई जो चीज है जो खराब चल रही है उसको फिक्स किया जाता है। और यहां पर जो लुटनिक है, यहां पर वो कह रहे हैं कि इंडिया के ऊपर जिस तरह से 50% के टैरिफ लगे, ब्राजील के ऊपर 50% के टैरिफ लग चुके हैं, स्विट्जरलैंड के ऊपर 50% के टैरिफ लग चुके हैं, तो यहां पर अब भी जो ये देश हैं ये रिटेलिएशन कर रहे हैं, और जिस तरह से अपनी मार्केट का एक्सेस यूएस गुड्स को देना चाहिए नहीं दे रहे हैं, यहां पर अब और ज्यादा कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये तर्क है कॉमर्स सेक्रेटरी का। यहां पर यह पता लगता है कि इंडिया यूएसए के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत चल रही है, अब अगर इस तरह के कॉमर्स सेक्रेटरी, कॉमर्स मिनिस्टर अगर इस तरह के वक्तव्य देंगे तो इंडिया और यूएसए के बीच में जो रिलेशनशिप है वो यहां पर खराब हो सकते हैं। एक और खबर आई है जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो H1B वीजा जो दिया जाता था यूएसए के अंदर में, और यहां पर एक एनुअल फीस लगा दी गई है, जहां पर $1 लाख की एक एनुअल फीस लगाई गई। यहां पर मार्क हेनरी को यह बात पता है कि जिस तरह से टेक्निकल एडवांसमेंट जो यूएसए के अंदर में हुआ है, उसके अंदर में H1B वीजा और स्पेशली जो इंडियंस है उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा। यहां पर अब कनाडा ने ये कहा है कि वो अब अपना एक प्रपोजल लेके आने वाले हैं, जहां पर जितने जो हाईटेक इंडिविजुअल्स हैं जो H1B वीजा के तहत यूएसए जाते थे, अब वो कनाडा आ सकते हैं। और इसके लिए यहां पर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां पर अनीता आनंद जो मार्क हेनरी की सरकार के अंदर में विदेश मंत्री हैं, वो अक्टूबर के अंदर में इंडिया आने वाली है और वो अपना प्रपोजल लेके आएंगी, जहां पर अब जो इंडियंस हैं वो H1B वीजा की तरह थी, ऐसा ही कोई वीजा जो है वो कनाडा के लिए मिलेगा। और कनाडा चाहता है कि जो H1B वीजा के ऊपर एनुअल फीस लगाकर जो यूएसए का लॉस होने वाला है, यहां पर उसको गेन मिले। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग से रिलेटेड है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि एस जयशंकर जी ने जो ग्लोबल सिनेरियो के अंदर में ग्लोबल साउथ की बात की थी, गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया था, लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट जो एस जयशंकर जी का था वो ये था कि जो पाकिस्तान है वो एक टेररिज्म के हब के तौर पर आ रहा है। और जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग के अंदर में कोई भी देश दूसरे देश का नाम लेकर कोई भी बात करता है, तो वो जो देश है वो अपना रिप्लाई दे सकता है। यहां जो पाकिस्तान है उन्होंने रिप्लाई मांगा दिया था और ये कहा था कि जिस तरह से एस जयशंकर जी ने जो पाकिस्तान की इमेज को टार्निश करने की बात की है, ये टोटली गलत है। और पाकिस्तान का जो एक इमेज रखना चाह रहे हैं कि वो एक टेररिज्म हब के तौर पर है, ये टोटली गलत है। यहां पर उसके बाद हमारी जो सेकंड सेक्रेटरी है उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो है उसको हम ये बात बता चुके हैं कि जो पहलगाम अटैक हुआ था यहां पर पाकिस्तान की संलिप्तता थी। जो टीआरएफ जो एलईटी का एक रेजिस्टेंस फ्रंट है, यहां पर उसका जो अंश है वो पाकिस्तान के अंदर में पाए जाते हैं। ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान के अंदर में ही मिला था। हिजबुल मुजाहिदीन, एलईटी, इस तरह के जो टेररिस्ट आउटफिट हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर में ही है। और यहां पर अब पाकिस्तान अपनी इमेज की बात कर रहा है। एक तरफ जो पाकिस्तान है वो हमेशा से टेररिज्म का हब रहा है, और यहां पर अगर सच्चाई बोलने के लिए इमेज टार्निश होती है तो यहां पर पाकिस्तान को अब कार्रवाई अपने देश के अंदर में करनी चाहिए, और जिस तरह से टेररिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है उसको बंद कर देना चाहिए। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो लद्दाख से है, जहां पर लेह के अंदर में जो लद्दाख जो सोनम वांगचुक जो एक एक्टिविस्ट हैं यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो उन्होंने भूख हड़ताल कर रखी थी, और पिछले बुधवार को यहां पर वायलेंट प्रोटेस्ट हो गया था। और वायलेंट प्रोटेस्ट होने की वजह से कर्फ्यू लगा दिया गया था, जहां कल मैंने आपको बताया था कि जो कर्फ्यू है उसके अंदर में रिलैक्सेशन दी गई थी, लेकिन अभी भी 5वां दिन हो चुका है, अभी भी कुछ जगह पर कर्फ्यू लगा हुआ है। इसी बीच में जो 4 लोग यहां पर मारे गए थे उनका में से 2 का क्रिमेशन हो चुका है। और यहां पर लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कंवरदीप गुप्ता, यहां पर एक प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी बनाई गई है, और अब उसको सपोर्ट जो है वो लेह काउंसिल का भी मिल चुका है। सोनम वांगचुक जो एक एक्टिविस्ट हैं उनको एनएसए के तहत डिटेन कर लिया गया था, और यहां पर
जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के जो चीफ हैं यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से सोनम वांगचुक को यहां पर एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है ये बीजेपी पार्टी की एक साजिश है। और यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जो लद्दाख के अंदर में जो सिचुएशन खराब हुई है इसके लिए बीजेपी पार्टी जिम्मेवार है। अब यहां पर ओवरऑल ये देखना पड़ेगा कि जो क्रिमेशन है वो आज 29 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। जो 4 लोग मारे गए थे उनका क्रिमेशन हो जाएगा। उसके बाद सेंटर एनवॉय यहां पर आने वाला है और ये बातचीत करने वाला है कि जो लद्दाखी पीपल की जो डिमांड उनको किस तरह से फुलफिल किया जाए। और प्रॉपर जो जुडिशियल इंक्वायरी है अब उसकी डिमांड जो ले काउंसिल ने भी करती है, अब जुडिशियल इंक्वायरी के अंदर में क्या बात आएगी। यहां पर कल मैंने आपको यह भी बताया था कि लद्दाख के जो डीजीपी हैं उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक के साथ एक पाकिस्तानी की इन्वॉल्वमेंट भी बताई जा रही थी। अब वो एंगल भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। वहीं पर जो अपोजिशन पार्टी हैं वो बीजेपी के ऊपर में यहां पर सवाल उठा रही हैं। ओवरऑल लद्दाख के अंदर में जो इंसिडेंट हुआ था जिसे जेनजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ, यहां पर उसका क्या इंप्लीकेशन होगा जो रिपोर्ट आएगी वो मैं आपके लिए आऊं। जो नेक्स्ट खबर है वो उत्तर प्रदेश से आई है जहां पर आई लव मोहम्मद जो एक स्लोगन है और जो ये बताता है कि जो परफेक्ट मोहम्मद हैं उनको यहां पर प्यार करना कितना इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से उन्होंने शांति की बात की थी लेकिन उसकी वजह से जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो शुरुआत कानपुर से हुआ था और जो 4 सितंबर को हुआ था जहां पर 2 ग्रुप जो हिंदू और मुस्लिम है वो सामने सामने आ गए थे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और एक नॉर्मल मुद्दा था। लेकिन पिछले शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद बरेली के अंदर में जिस तरह से जो मुस्लिम क्लैरिक हैं और उनके साथ साथ जो 37 लोग हैं यहां पर उनका गिरफ्तार कर लिया गया है और अब जो सेक्शन 163 है उसको इंपोज कर दिया गया। सेक्शन 163 जो बीएनएस की है, जो आईपीसी के अंदर में 144 होती थी उसी तरह से 163 है और यहां पर जो 10 एफआईआर दर्ज करवाई गई थी उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के अंदर में शांति है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से आई लव मोहम्मद जो एक बैनर लगा था उसकी वजह से जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्तर प्रदेश के अंदर में खराब हुई थी उसका फाइनली क्या इंप्लीकेशन आता है। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो एशिया कप से रिलेटेड है जहां पर कल एशिया कप का फाइनल मैच हुआ जहां पर इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। यहां पर तिलक वर्मा उन्होंने 69 रन की जो नाबाद पारी खेली, इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच रखा गया। अभिषेक शर्मा का मैन ऑफ द सीरीज और कुलदीप यादव जो है उनको हाईएस्ट विकेट टेकर का यहां पर खिताब दिया गया। लेकिन यहां पर एशिया कप समाप्त हुआ लेकिन उसके बाद भी एक कॉन्फ्लिक्ट रहा जहां पर इंडिया ने मोहसिन नकवी जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं यहां पर जो इस समय पर एसीसी के चेयरमैन भी हैं उनसे यहां पर ट्रॉफी नहीं ली, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इसी बीच में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ये उसी की तरह यहाँ पर ऑनफील्ड हमारी जो क्रिकेट टीम है वो खेली है और यहाँ पर उन्होंने इस चीज को पूरे देश को बताया। अब इसके बाद जो एसीसी चीफ से यहां पर जिस तरह से हमने ट्रॉफी नहीं ली है अब उसका क्या इंप्लीकेशन होगा वो देखने की बात। जो नेक्स्ट खबर आ रही हमारी वो शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर में जो एक्स डायरेक्टर थे चिंत्यानंद सरस्वती जी जिनके खिलाफ 17 वुमेन्स ने यहां पर कहा था कि उनके जो सेक्सुअल हरासमेंट के मैसेजेस दिए जा रहे हैं यहां पर उनको फाइनली अरेस्ट कर लिया गया है। उन्हें आगरा में अरेस्ट किया गया। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो तेलंगाना से आई जहां पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यहां पर यह कहा है कि जो फ्यूचर सिटी है वो यहां पर वो बनाने वाले हैं और जो फ्यूचर सिटी बनने वाली है वो श्रीशैलम और नागार्जुन सागर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बनेगी जहां पर 3000 एकड़ की जो लैंड वो अक्वायर की जा रही है और जो फ्यूचर सिटी होने वाली है ये तेलंगाना की जो अर्थव्यवस्था है उसको पूरी तरह से बदल देगी जहां पर हाईटेक एक सिटी यहां पर डेवलप की जाएगी। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो एस्ट्रोस्टैट से रिलेटेड है। एस्ट्रोस्टैट जो इंडिया की फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी जो इसरो ने यहां पर बनाई थी, इसको पूरे 10 साल हो चुके हैं और यहां पर इंडिया ने इस बात को पूरी तरह से कांग्रेचुलेट किया और यह बताता है कि इंडिया जो है वो स्पेस के मामले में यहां पर किस तरह से नए नए आयाम छोड़ी। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो दिल्ली से है जहां पर चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी ने जो 6 लेन का नंदागिरी फ्लाईओवर है इसको यहां पर इनॉग्रेट किया। इसके साथ साथ 300 देवी ई बसेस जो हैं उनको भी यहां पर फ्लैग दिया। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ जहां पर पहली खबर जो है वो ईरान से आई जहां पर ईरान के ऊपर में अब नए सैंक्शंस लगा दिए गए हैं और यहां पर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड है। यहां पर जिस तरह से ईरान के खिलाफ जो इजराइल ने जंग लड़ी थी
जो जून के अंदर में हमला हुआ था उसके अंदर में यूएसए भी इन्वॉल्व हो गया था और उसके अंदर भी जो मेन पॉइंट था वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था। यहां पर ईरान पहले भी ये कह चुका है कि वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को मानता है और वो न्यूक्लियर प्रोग्राम अपनी जो एनर्जी नीड्स है इसको यहां पर फुलफिल करना चाहता है। लेकिन अब यहां पर यूनाइटेड नेशन ने जो आर्म एम्बार्गो है वो लगा दिया है, इसके साथ साथ जो अदर सैंक्शंस हैं वो भी यहां पर लगा दिए। अब देखना यह होगा कि जो सैंक्शन यूनाइटेड नेशन ने लगाए हैं, और इंडिया हमेशा से ही मानता है कि इंडिया जो यूएन सैंक्शंस लगाता है उनको मानता है, जो लोकल सैंक्शन कोई भी देश दूसरे देश के ऊपर लगाता है उनको नहीं मानता है। अब इनका क्या इंप्लीकेशन होगा वो देखने की बात। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो डेनमार्क से, और डेनमार्क और नॉर्वे के ऊपर में कई जगह जो ड्रोन्स है वो एक्टिविटी देखी गई थी। अब यहां पर यह देखा जा रहा है जो नेटो की फोर्सेस हैं वो बाल्टिक सी के अंदर में यहां पर आप सुनिश्चित करना चाहती हैं कि डेनमार्क के जो एयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एयरपोर्ट्स है, वहां पर जिस तरह से ड्रोन एक्टिविटी हो रही है, क्या यहां पर जो रशिया है वो यहां पर किसी तरह का स्पाई कर रहा है। जो हाइब्रिड अटैक का मॉडल आया था, अब यहां पर नेटो फोर्सेस इन्वॉल्व हो चुकी हैं और अब यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद पता चलेगा कि किसी तरह का रशिया की जो इन्वॉल्वमेंट तो नहीं। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, जहां पर अब रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर में और ज्यादा अटैक कर रहा है, जहां पर 4 जो लोग हैं वो मारे गए हैं, क्योंकि जिस तरह से अब अटैक जो है वो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर में किया है। वहीं पर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, यहां पर उन्होंने अर्ज किया है कि ग्लोबल पावर्स जो है वो कट कर दे रशिया के जो एनर्जी इनकम आ रही है उसके ऊपर यहां पर अब क्रैकडाउन करना चाहिए। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% के टैरिफ लगाए हैं, उसके बाद उन्होंने पूरी ईयू और यहां तक कि चाइना को भी यह कहा था कि जिस तरह से आप रशिया से यहां पर ऑयल परचेज कर रहे हैं, यहां पर उसको रोक दिया जाए, और रोकने के बाद ही जो रशिया है वो अपनी जो वॉर मशीन है उसको यहां पर रोक पाएगा। अब यहां पर जेलेंस्की ने भी पूरे विश्व से अर्ज किया है कि जो एनर्जी जो इंपोर्ट जो रशिया करता है उसके ऊपर रोक लग जानी चाहिए। तो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो दोनों की दोनों नेपाल से है, जहां पर पहले तो जो केपी शर्मा ओली जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के, यहां पर अब उनको जो ट्रैवल अप्रोड है उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। यहां पर इसलिए लगाई गई है क्योंकि जिस तरह से जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था 9 सितंबर को, और यहां पर जो नौजवान जो मारे गए थे, अब यहां पर एक इंक्वायरी चल रही है और इसलिए केपी शर्मा ओली को यहां पर देश छोड़ने से मना कर दिया गया है। वहीं पर अब जेनजी प्रोटेस्ट के बाद जिस तरह से नेपाल से लगभग 7700 जो प्रिजनर्स हैं वो भाग गए थे, अब उन सबको नॉर्मलसी आ गई है और जितने भी जो प्रिजनर्स भागे थे उन सबको दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अनुराग खैली यूट्यूब चैनल। थैंक यू।